बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। भाई ऑब्जेक्ट जो इंग्लिश में होते हैं वो कितनी अक़साम के होते हैं ये मैंने आपको इसमें पढ़ाना है। आपको ये तो मालूम ही होगा कि सब्जेक्ट जो काम करता है उस काम का असर जिसके ऊपर पड़ता है, जिस नाउन या प्रोनाउन के ऊपर पड़ता है असर, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये कितनी अक़साम के होते हैं, आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। भाई आपने लिखना है काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपकी हेडिंग है मेन, और नीचे इसके बारे में आपने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर। नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 3 रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट, नंबर 4 कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, और नंबर 5 नाउन इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट विच आर एज फॉलोज। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखवाया कि इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट की 5 अक़साम होती हैं, उन पांचों के फिर नाम आगे मैंने लिखवाए, और विच आर एज फॉलोज यानी जो मंदरजा झैल हैं। अब आपने 1 बाय 1 लिखना है। फर्स्ट लिखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नीचे इसके बारे में डेफिनेशन लिखिए। इफ अ सेंटेंस हैज़ ओनली वन ऑब्जेक्ट कॉमा इट इज़ सेड टू बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लिखवाया कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आपने क्या लिखना है, एग्जाम्पल, द कारपेंटर मेड अ चेयर। देखें कि क्या इसका तर्जमा है, बढ़ई ने कुर्सी बनाई। तो देखें कुर्सी एक ही ऑब्जेक्ट है, यानी अ चेयर एक ही ऑब्जेक्ट है। द कारपेंटर सब्जेक्ट, मेड वर्ब, अ चेयर ऑब्जेक्ट, कुर्सी को बनाया, उस पर काम का असर पड़ा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। नंबर 2 हेडिंग लिखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नीचे लिखिए इफ अ सेंटेंस हैज 2 ऑब्जेक्ट्स कॉमा द नाउन और प्रोनाउन अफेक्टेड बाय द एक्शन एट द फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट and the noun or pronoun affected by the action at the second number is called indirect object. Students ये पहले एग्जाम्पल लिखे फिर बात करते हैं। I gave Ali a book। आप ज़रा गौर कीजिए, मैंने अली को एक किताब दी। स्टूडेंट बात इस तरह है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मैंने ये सिंप्लीफाई करके आपको लिखवाई है, इसको मनूवर करके लिखवाया है। मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है अपने अल्फाज में। क्यों कि अगर मैं आपको जो बुक्स में, इंग्लिश राइटर की बुक्स में इसकी डेफिनेशन लिखी होती है, तो वो अगर मैं वो आपको समझाऊं या लिखवाऊं तो आपको ज़रा प्रॉब्लम होगी। मैंने अपनी वर्डिंग में से चेंज किया, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आप ज़रा देखिए, आई गेव अली अ बुक। मैंने इसके बारे में ऊपर क्या लिखवाया है कि अगर एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हों और वो नाउन या प्रोनाउन जो काम से पहले नंबर पर मुतासर हो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और वो नाउन या प्रोनाउन जो काम से दूसरे नंबर पर मुतासर हो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये मैंने आपको तर्जमा बताया है जो अब ऊपर डेफिनेशन लिखवाई है। अब इसके मुताबिक एग्जाम्पल लिखवाई, उसको समझ लेते हैं। देखें आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है। आई गेव मैंने दी। क्या दी? जब सब्जेक्ट और वर्ब का तर्जमा करें और लफ्ज़ क्या से सवाल पैदा हो, मैंने क्यों, कहाँ, कब, कैसे से नहीं, सिर्फ क्या से सवाल की बात की है। तो आगे हमें एक ऑब्जेक्ट लिखना होता है, तो आई गेव अली, अली ऑब्जेक्ट लिखा। अब तर्जमा करते हैं, आई गेव अली, मैंने अली को दी। क्या दी भाई? अभी भी क्या से सवाल पैदा हो रहा है, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट लिखने के बावजूद भी क्या से सवाल पैदा हो, फिर एक और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एक और ऑब्जेक्ट लिखकर
फिक्रे की सेंस को कंप्लीट करते हैं, क्या वाले सवाल को ख़त्म करते हैं। क्या होगा, आई गेव अली अ बुक। तो अब तर्जमा क्या हुआ, मैंने अली को एक किताब दी। तो इसका मतलब है दो ऑब्जेक्ट लिखने से सेंस कंप्लीट हुई। तो जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक डायरेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट होगा। अब सवाल यह है डायरेक्ट कौन सा है, अ बुक। कैसे, मैंने लिखवाया जो पहले नंबर पर नाउन या प्रोनाउन एक्शन से मुतासर हो। देखिए अगर मैंने किताब देना थी तो पहले किताब को मैंने उठाया, उसको मूव किया, या फिर अली को पहले मैंने मूव किया। तो ज़ाहिर है पहले बुक को उठाया और उसको मूव किया। कैसे, उसको लेकर गया अली के पास और फिर अली ने उसको पकड़ा, वो मुतासर हुआ, वो मूव हुआ। तो पहले मूव कौन हुआ, बुक, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बाद में कौन हुआ, अली, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। भाई स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये आपको सेंटेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो समझ आ गया होगा। अब मेरी बात सुनिए, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले नंबर पर लिखना चाहें और इनडायरेक्ट को बाद में, तो भी ऐसा किया जा सकता है। ज़रा लिखिए, आई गेव अ बुक टू अली। अब देखें ये एग्जाम्पल देकर आप ज़रा गौर कीजिए। अब अली बाद में चला गया, बुक पहले आई, लेकिन अली से पहले टू लगाया। मैंने अली को किताब दी। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, उससे पहले उर्दू के मुताबिक को की इंग्लिश या के लिए की इंग्लिश करना पड़ती है। अगर को की करना पड़े तो टू, के लिए की करना पड़े तो फॉर। इधर को की, यहाँ पर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक ही है, उसी को पहले मूव किया और फिर जाके अली को दी, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब एक और एग्जांपल ले लें, शी ब्रॉट मी अ चेयर। वो मेरे लिए एक कुर्सी लाई। पहले उसने कुर्सी को मूव किया तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर आकर मुझे दी, मैं मूव हुआ, और मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर मैं वही तरीका करूं, सब्जेक्ट और वर्ब का तर्जमा शी ब्रॉट, वो लाई, तो क्या लाई, शी ब्रॉट मी, एक ऑब्जेक्ट ऐड किया, वो मेरे लिए लाई, तो क्या लाई, अभी भी सवाल पैदा हो रहा है, अ चेयर, वो मेरे लिए एक कुर्सी लाई। अब सेंस कंप्लीट। तो चेयर को पहले मूव किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी बाद में मूव हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखूं और इनडायरेक्ट को बाद में, तो क्या होगा, लिखे शी ब्रॉट अ चेयर फॉर मी। तो देखें चेयर डायरेक्ट और मी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बाद में गया, तो उससे पहले के लिए कि इंग्लिश फॉर हो गई। स्टूडेंट्स अब चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। आप लिखिए रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। नीचे लिखिए, इफ द सेम पर्सनैलिटी बिकम्स सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट in a sentence, comma, we make reflexive pronoun object which is called reflexive object. Example लिखिए, I shaved myself. आप ज़रा गौर कीजिए, मैंने लिखवाया क्या था कि अगर एक ही शख्सियत सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी बने, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, वही सब्जेक्ट हो वही ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे जुमलों में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये मैंने तर्जुमा बताया डेफिनेशन का। ज़रा आप गौर कीजिए, वैसे तो सब्जेक्ट कोई और बंदा और जिस पर काम करता है कोई और नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट यानी काम करने वाला और ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर पड़े सेम बंदा हो, फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसलिए उसे रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये एग्जांपल देखिए, आई शेव्ड माई सेल्फ, मैंने अपनी आप शेव की। देखें सब्जेक्ट है आई, काम करने वाला आई, और शेव किसने की, उसने अपनी ही शेव की, तो काम का असर भी अपने ऊपर ही पड़ा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ को ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पर स्टूडेंट सुन लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। निशानी इनकी बताता हूँ, जिन प्रोनाउन के आखिर में सेल्फ या सेल्व्स आए
उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स। तो स्टूडेंट्स अब इनको लगाना कैसे है? अगर फिक्रे का सब्जेक्ट आई है तो उसकी मुनासबत से हमने ऑब्जेक्ट बनाना है माई सेल्फ को। अगर सब्जेक्ट वी है तो अवर सेल्व्स को। यू है एक शख्स के लिए तो योर सेल्फ, ज़्यादा लोगों के लिए यू है तो योर सेल्व्स। अगर ही है तो हिम सेल्फ को ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर कोई वाहिद मर्द है अली अहमद तो फिर भी हिम सेल्फ। अगर शी सब्जेक्ट है तो हर सेल्फ को ऑब्जेक्ट बनाना है। और अगर कोई वाहिद औरत है नजमा सलमा तो फिर भी हर सेल्फ को। अगर दे सब्जेक्ट है तो देम सेल्व्स को ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर ज़्यादा लोग हैं, हाँ मर्द हों या औरतें, द बॉयज़ तो फिर भी देम सेल्फ, द गर्ल्स तो फिर भी देम सेल्व्स। और अगर मिक्स गैदरिंग हो बॉयज़ गर्ल्स की फिर भी देम सेल्व्स। अगर इट सब्जेक्ट है तो इट सेल्फ, वन सब्जेक्ट है तो वन सेल्फ। ये वन प्रोनाउन होता है तो ये सब्जेक्ट बन सकता है और वन सेल्फ फिर ऑब्जेक्ट बनता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दे कर्स्ड देमसेल्व्स फॉर द एक्सीडेंट। उन्होंने अपने आप को एक्सीडेंट के लिए बुरा भला कहा। कर्स्ड, CURSED। और क्योंकि उनकी गलती थी तो अपने आप को ही बुरा भला कह रहे हैं। कहने वाले भी वो हैं और जिनको बुरा भला कहा जा रहा वो खुद ही हैं, तो देम सेल्व्स आ गया। एक और एग्जांपल लिखिए। वन शुड ब्लेम वन सेल्फ फॉर द मिस्टेक। देखिए मतलब क्या है कि हर शख्स को अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए अपने आप को इल्ज़ाम देना चाहिए। तो हर शख्स वन और शुड ब्लेम वन सेल्फ यानी अपने आप को, वही ऑब्जेक्ट, और फॉर द मिस्टेक आगे इजाफी चीज़ मैंने बताई। तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट तभी लगता है जुमलों में, तभी यूज़ होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स हो। नेक्स्ट लिखिए कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। इसके बारे में आपने लिखना है इफ़ द नाउन डिराइव्ड फ्रॉम इंट्रांजिटिव वर्ब बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ इट, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। आप ज़रा गौर कीजिए कि वो नाउन जो डिराइव किया जाता है यानी अखज़ किया जाता है, जिसे खींच के निकाला जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब से, अगर वो उसका ऑब्जेक्ट बनता है तो उससे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट समझा जाता है या कहा जाता है। आप मेरी बात सुनिए, वैसे इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। सिर्फ एक ही सूरत है कि उसी इंट्रांजिटिव वर्ब से कोई नाउन खींच के उसके आगे लगा दें तो वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जांपल ले लें, अली रैन अ रेस। देखिए अली दौड़ दौड़ा, ये रैन रन की सेकंड फॉर्म है। वो दौड़ा, क्या किया उसने, क्या दौड़ा, और रेस एक दौड़ दौड़ा, यानी रन वर्ब है दौड़ना और उसी से खींच के निकाला नाउन दौड़, तो वो उसका ऑब्जेक्ट बन गया। एक और लिखे दे फॉट ए फियर्स फाइट। वो एक खूनी जंग लड़े, वो एक खूनी लड़ाई लड़े। स्टूडेंट बात इस तरह है कि दे सब्जेक्ट है और फॉट, फाइट की सेकंड फॉर्म मैंने यूज़ की, ये वर्ब है, और अफेयर्स फाइट, ये फाइट इधर मतलब है लड़ाई, फियर्स का मतलब होता है खूनी वैश्याना, और फाइट इधर नाउन है लड़ाई, और फाट वर्ब है। इसकी भी फर्स्ट फॉर्म फाइट है। जब फाइट वर्ब हो तो इसका मतलब लड़ना, और जब नाउन हो तो इसका मतलब लड़ाई। यानी फाइट में से ही खींच के जो है वो नाउन फाइट निकाला जाता है, यानी लड़ना वर्ब है, उससे खींच के लड़ाई जो है वो नाउन निकाला, उसको डिराइव करना इंग्लिश में कहते हैं। तो देखें
फाट जो है वैसे इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन आगे जब फाइट को उसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहें जो उसी में से अखज़ किया गया है, डिराइव किया गया है, तो वो ऑब्जेक्ट बन सकता है और ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक और लिखें, ही डाइड ए डॉग्स डेथ, वो कुत्ते की मौत मरा। तो देखें डाई मरना और उसी में से खींच के निकाला डेथ यानी मौत, मरना वर्ब है, मौत नाउन है, तो डेथ जो है वो डाई में से निकाला गया वर्ब में से। तो जो डाई है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब से जो नाउन डिराइव किया जाता है जैसे डेथ है वो उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है और ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। लिखिए नाउन इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट। इफ नाउन इक्विवेलेंट नेमली इंफिनिटिव, gerund, noun phrase and noun clause become object in a sentence, comma, it is called noun equivalent object। तो स्टूडेंट ये पहले एग्जांपल लिखे, I like to swim। स्टूडेंट देखिए मैंने क्या लिखवाया, नाउन इक्विवेलेंट नेमली यानी इफ, अगर नाउन इक्विवेलेंट जो होते हैं नेमली यानी कौन कौन से होते हैं, नाउन इक्विवेलेंट यानी नाउन के बराबर की मसावी जो चीज़ें होती हैं वो नाउन इन्फिनिटिव होता है, जेरंड होता है, नाउन फ्रेज और नाउन क्लास होती है। अगर ये ऑब्जेक्ट बनते हैं फिक्रे में, इन्हें हम नाउन इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये नाउन इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है इनको, यानी अगर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट बने तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। ऐसा ऑब्जेक्ट नाउन इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। आप ज़रा गौर कीजिए, मैंने नीचे एग्जांपल क्या लिखवाई, आई लाइक टू स्विम। स्टूडेंट्स अगर आपने इन्फिनिटिव पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम होना चाहिए टू और फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहा जाता है और इसका तर्जमे के आखिर में ना, नी या ने आता है, ये इसकी उर्दू में निशानी है। जैसे आई लाइक टू स्विम, मैं तैरना पसंद करता हूँ, तैरना, तो ये देखें ना आया तैरना के आखिर में, काम के आखिर में ना आए। देखें एक होता है खिलौना, इसके आखिर में भी ना आए, लेकिन ये नाउन है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ वर्ब यानी काम के आखिर में ना आए, तैरना काम है। तो आई लाइक टू स्विम, मैं तैरना पसंद करता हूँ। ये जो टू स्विम है ये तैरना है, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब और टू स्विम जो है अगर वर्ब के फ़ौरन बाद आए तो ये उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। लाइक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया टू स्विम। और ये इन्फिनिटिव जो होता है नाउन इन्फिनिटिव, ये नाउन की तरह काम करता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन आए तो ऑब्जेक्ट बनता है, इसी तरह ट्रांजिटिव वर्ब के बाद टू और फर्स्ट फॉर्म आए तो वो इन्फिनिटिव होता है और वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। एक और एग्जांपल ले लें, आई लाइक स्विमिंग, मैं तैरना पसंद करता हूँ, SWIMMING। यहाँ पर वही उर्दू है तैरना, काम ऐसा जिसके आखिर में ना नहीं आए, वो नाउन इन्फिनिटिव के साथ साथ जेरंड भी होता है। तो जेरंड की अंग्रेज़ी ये करते हैं कि टू नहीं लगाते उसे पहले, बल्कि उसके आखिर में ING ऐड कर देते हैं। तो आपने मैं तैरना पसंद करता हूँ कि दो तरह की इंग्लिश पढ़ी, आई लाइक टू स्विम, आई लाइक स्विमिंग, और ये दोनों ही ठीक है, आपकी मर्ज़ी है ना नीने वाले काम की अंग्रेज़ी इन्फिनिटिव करें या जेरंड करें। यहाँ पर आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब और स्विमिंग ऑब्जेक्ट बना, जेरंड भी ऑब्जेक्ट बनता है, ये भी नाउन के बराबर में होता है, ये नाउन की हैसियत रखता है ये भी। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन आए तो ऑब्जेक्ट बनता है, तो जेरंड वर्ब के बाद आए तो वो भी ऑब्जेक्ट बनता है। एक और एग्जांपल ले लें, आई नो हाउ टू स्विम। भाई जब हाउ टू स्विम ये हुआ तो ये नाउन फ्रेज हो गया। भाई अगर आप लोगों को नाउन फ्रेज के बारे में नहीं पता तो मैं एक वीडियो लेक्चर इसके ऊपर तैयार करूँगा, आपको मैं समझा दूँगा। इधर क्या है, आई नो हाउ टू स्विम, मैं जानता हूँ कि कैसे तैरना है, आई सब्जेक्ट, नो वर्ब और हाउ टू स्विम ऑब्जेक्ट है, ये नाउन फ्रेज है। आपको मैं बताऊं हाउ टू फर्स्ट फॉर्म, व्हाट टू फर्स्ट फॉर्म वगैरह वगैरह जब जुमले में आते हैं तो इन्हें नाउन फ्रेज कहा जाता है। तो आई सब्जेक्ट, नो वर्ब
और वर्ब के बाद नाउन फ्रेज है तो नाउन के बराबर होता है। तो ये नो का KNOW, नो जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। जैसे आई नो अली, अली आया, अली नाउन है नो के बाद, आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, अली ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अली की बजाय हाउ टू स्विम है, ये नाउन फ्रेज है तो ये ऑब्जेक्ट बनी। लास्ट लिखिए आई नो व्हाट यू सेड अबाउट मी यस्टरडे। देखिए आई सब्जेक्ट, नो वर्ब और व्हाट यू सेड अबाउट मी यस्टरडे, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे ये तो जुमला है, भाई ये क्लॉज है। जुमले को इंग्लिश में सेंटेंस भी कहते हैं, क्लॉज भी कहते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, वो बाद में बताऊंगा। तो ये जुमला है। आप ये याद रखें कि जो ऐसा जुमला हो व्हाट से शुरू हो, और व्हाट का मतलब क्या ना हो बल्कि जो कुछ हो, तो व्हाट से शुरू होने वाला पूरा जुमला नाउन क्लॉज होता है जो नाउन के बराबर होता है। जैसे आई सब्जेक्ट, नो वर्ब और व्हाट यू सेड अबाउट मी यस्टरडे, ये पूरा नाउन क्लॉज जो है ऑब्जेक्ट बना हुआ है नो का। अगर देखें आई नो अली, अली नाउन है तो नो के बाद ऑब्जेक्ट आया। इसी तरह अगर अली की जगह नाउन फ्रेज आ जाए या नाउन क्लॉज आ जाए, व्हाट यू सेड अबाउट मी यस्टरडे, ये पूरी नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट बनी है। अब इसका तर्जमा करके देख लेते हैं। आई नो मैं जानता हूँ, व्हाट यू सेड अबाउट मी यस्टरडे, जो कुछ तुमने कल मेरे बारे में कहा था। तो जो कुछ या वर्ड का मतलब होगा नाउन क्लॉज होगी और ये पूरा जुमला ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट आई, नो वर्ब और व्हाट यू सेड अबाउट मी यस्टरडे, ये पूरी नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर आप इस नाउन क्लॉज का एनालिसिस करना चाहें तो वो भी हो जाता है व्हाट यू सेड अबाउट मी यस्टरडे। इसमें देखें यू सब्जेक्ट है जिसने कहा, सेड वर्ब है और अबाउट मी यस्टरडे, ये पूरा जो है ये अजाफी अल्फाज हैं। और इधर ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट। आप कहेंगे व्हाट कैसे अपने जुमले में ऑब्जेक्ट बन गया? भाई व्हाट का मतलब जब जो कुछ हो तब भी ये जुमले के शुरू में आकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, और अगर इसका मतलब क्या हो तब भी जुमले के शुरू में आकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पर इसका मतलब जो कुछ है ये ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है और अबाउट मी यस्टरडे अजाफी अल्फाज हैं। आपको अगर नाउन क्लॉज के बारे में नहीं मालूम तो इसके लिए वीडियो में एक लेक्चर तैयार करूँगा, आपने उसको ज़रूर देखना, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट, ये थी ऑब्जेक्ट की 5 टाइप्स। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दोबारा अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।